प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैंने खुद तैयार करा है। तो फ्रेंड्स आइए शुरुआत कर लेते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है और देखते हैं आज कौन सा शहंशाह तुर्रम खां हमारी क्लासरूम में देखने को मिलेगा। तो भाई आज आपके तोते उड़ा देंगे, तो आज आप तोते उड़वाने के लिए तैयार हो या नहीं हो? मेरे कहने का मतलब है आज आपका लेवल यहाँ पर चेक करा जाएगा कि जितना भी आज तक मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे आसान चाहे मॉडरेट चाहे हार्ड, जो भी चीज आपको यहाँ पर पढ़ाई है, तो आज आपका असेसमेंट का इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने कहा ना, इतने जबरदस्त लेवल के सवाल आज की इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आपके दिमाग के तोते उड़ने ही उड़ने वाले, दिमाग का ढक्कन आपका खुलने ही खुलने वाला है। तो भैया आज आपके लिए एक चैलेंज भी है, तो देखते हैं आज की इस क्लास के अंदर कौन इस चैलेंज को लेता है। क्लास के एंड में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पर लेकर आता है। उसके अलावा देखिए भाई, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। देखिए जो आपकी अपनी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जिसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, जिस पर आप लोग बैच लेते हो, फ्री मॉक टेस्ट लेते हो या बाकी सब चीज लेते हो, तो भाई टीचिंग के आज तक के इतिहास के अंदर ये पहली एप्लीकेशन ऐसी है जिस पर 2 मिलियन से ज्यादा यानी कि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर इसके एक्टिव यूजर है 20 लाख से ज्यादा का। अभी आपको प्ले स्टोर पर जाओगे तो 1 मिलियन प्लस लिखता है, वो सीधा जब 5 मिलियन हो जाएंगे यानी कि 50 लाख हो जाएंगे तब 5 मिलियन का साइन आता है। तो देखिए जितने भी भाई टीचिंग के एग्जाम के अंदर आज तक की कभी ऐप बनी होगी, ठीक है, जो खाली टीचिंग की तैयारी कराती है, सभी की तैयारी नहीं कराती, तो भाई टीचिंग के एग्जाम में इससे बड़ी ऐप आज तक कोई नहीं बनी जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ पर एक्टिव रहता है, अपने कोर्स लेता है, यानी कि बैच लेता है, कंटेंट लेता है, मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पर करता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का भाई बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपने इतना प्यार सम्मान हर क्षेत्र में दिया और लगभग टीचिंग के सारे रिकॉर्ड आप लोगों ने यहाँ पर तोड़वा दिए, तो उसके लिए अगेन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। और मैं हमेशा आपसे एक बात वादा करता हूं कि जैसा मैं हमेशा करता हूं, मैं आगे भी हमेशा आपके लिए इस प्रकार से समर्पित रहूंगा, पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूंगा, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे आपको कोई जानकारी देनी हो, चाहे आपके लिए कुछ भी करने की यहाँ पर बात हो, तो ये सचिन सर आपके लिए हमेशा साथ रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक नीचे से लेवल के आदमी को उठाकर, बंदे को उठाकर, ठीक है, जो अपनी कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी तक सीमित रह जाता, आज आपने उसका दर्जा इतना यहाँ पर बड़ा बना दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का, ठीक है। और जितने लोगों ने अभी तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी, तो जाके डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके साथ में मैंने 20 लाख से ज्यादा लोगों ने जो इसको डाउनलोड कर लिया है, तो भाई मैंने जितने भी मेरे सभी बैच है और सभी बैच पर कोई टाइम पीरियड नहीं रखा, तो सभी बैच पर जो जो बैच का लास्ट टाइम पीरियड होता है बस वो टाइम पीरियड होता है, तो जितने भी मेरे बैच है सभी पर मैंने एक एक कूपन कोड दिया है SA20 करके, तो इससे आप लोग 20% का यहाँ पर आपके लिए सभी बैच पर डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर सीटेट यूपीटेट वाले हो, सुपर टेट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो 20% मिलता ही है। किसी ने बीपीएससी का लिया है तो उसको भी 20% डिस्काउंट, किसी ने केईवीएस एनवीएस एमआरएस डीएसएसबी का लिया उसको भी 20% डिस्काउंट यहाँ पर सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। ये कूपन कोड लगा लेना, SA कैपिटल और 20 लगा लेना, ठीक है। साथ ही एक और जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी जिसको कल की वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है, कई सालों के बाद पूरी एक ऐसी मैराथन आ रही है जो आपकी पूरी कंटेंट आधारित होने वाली है, क्योंकि भाई बैच के अंदर मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया और बच्चों ने यहाँ पर तैयारी कर लिया और हर चैप्टर कराने के बाद मैं उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ पर कराता हूं। तो दोस्तों कई सालों के बाद आपकी वही कंटेंट वाली महामैराथन क्लास आ रही है, ठीक है, जिसमें आपको कंटेंट कराया जाएगा और साथ में बस 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो आपको अपने एग्जाम में 30 क्वेश्चन मिलेंगे ना, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि 1-2 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, वरना इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। जो ये आपके सामने महामैराथन होने वाली है 15 अगस्त को रात के ठीक 8 बजे, क्या ये होने वाली है आपके सामने 15 अगस्त को रात के ठीक 8 बजे। तो दोस्तों आप लोग तैयार रहना, मैंने इसका टाइमर भी लगाया हुआ है, तो वहां पर उसको नोटिफाई कर लेना ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाए, ठीक है। कई सालों के बाद पूरी कंटेंट आधारित महामैराथन आपके लिए होने वाली है, ठीक है। और एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, जब कंटेंट है तो भाई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, और 30 क्वेश्चन मात्र, मतलब इससे बाहर नहीं आएगा आपका पेपर, बस इसे कर लेना। बाकी आपका बैच है, बैच बुक्स यहाँ पर है, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत प्यार सपोर्ट करा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि बाकी क्लासेस आपको इसी टाइम टू टाइम मिलते रहे, और आगे के एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग हमारे पास आते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर देते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आइए शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया और आप लोग आंसर देना। और दोस्तों आज की क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है और जो मैंने खुद से क्वेश्चन बनाए वो भी है। पहला क्वेश्चन बनाया हुआ है मेरा खुद का, तो ये पहला क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मैं हमेशा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं, आज की क्लास में वो देखने को मिलेगी कि आपने किसी कंसेप्ट को गहराई से समझा होगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अजर्सन यानी कि अभिकथन क्या कहता है? ये कहता है कि जो मध्य बाल्यावस्था होती है, यानी कि जो आपके सामने मिडिल चाइल्डहुड की स्टेज होती है, जिसमें बच्चा 6 साल से लेकर 11 साल तक का होता है, तो मिडिल। यार आज गर्मी बहुत ज्यादा है, घर में कुछ ठंडा है? नहीं, बस पानी है। फ्रिज में कुछ है नहीं? पापा। तो आप लोग यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो ना, जैसा आप लोग पढ़ते हो फाइन मोटर स्किल पढ़ते हो जिसमें आपके मसल्स का कम यूज होता है, एक पढ़ते हो ग्रोस मोटर स्किल पढ़ते हो जिसमें आपके मसल्स का ज्यादा यूज होता है। तो यानी कि जब बच्चे को अपनी मसल्स, अपनी मांसपेशियों पर यहाँ पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है, यानी कि उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका मोटर डेवलपमेंट होता है, और मोटर डेवलपमेंट हिस्सा होता है आपके फिजिकल डेवलपमेंट का, यानी कि शारीरिक विकास का एक हिस्सा होता है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो मध्य बाल्यावस्था में मोटर डेवलपमेंट यानी कि गत्यात्मक विकास अधिक परिष्कृत और आपका बेहतर होता रहता है, यानी कि अधिक आपका इंप्रूव होता है, अधिक आपका रिफाइन होता है। तो भाई मैंने एक ट्रिक मेथड बताया था, गलती से मेरे मुंह से ट्रिक निकल गया, मैंने एक मेथड बताया था, टीटीबी का मेथड आपके सामने बताया था, ठीक है। तो पहले बताओ क्या अभिकथन सही है या गलत है, ये इस सवाल का जवाब आप लोग यहां पर दो।
देखो अभिकथन आपके सामने बिल्कुल सही कह रहा है, अजर्सन आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर ट्रू है। देखिए आप लोग इसके अंदर ध्यान देना, मैंने कहा था कि जो आपके सामने शैशवावस्था होती है, जो आपके सामने शैशवावस्था यानी कि जो इन्फेंसी स्टेज यहाँ पर होती है, जिसमें बच्चा आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का बच्चा होता है, तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, शैशवावस्था के अंदर, इन्फेंसी स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो अपने ग्रोथ मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर बढ़ता है, यानी कि अपना जो अपने सारे मसल्स का यूज करता है, ठीक है, जैसे, तो वो धीरे धीरे करके अपने कम मसल्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है। ये मैंने आपको इजी लेवल की क्लास के अंदर बताया था, जो 100% पास सीरीज की इजी क्लास थी, तो उसके अंदर मैंने ये जानकारी आपको दी थी। तो ये आपका बच्चा फाइन मोटर स्किल की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और अगर मैं मानूं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो देखिए एनसीईआरटी पता है क्या कहती है, एनसीईआरटी की आपकी साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की बुक में क्लियर लिखा है कि जो बच्चा होता है ना आपका, जब 5 साल का बच्चा होता है, तो 5 साल के बच्चे को अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन आ जाता है, यानी कि आंखों का और हाथों का तालमेल करना यहां पर बच्चों को आ जाता है। क्या आ जाता है, अपनी आंखों का और हाथों का तालमेल करना यहां पर आ जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आंख और हाथ का यहां पर तालमेल बच्चों को आ जाता है। किसका, आंख और हाथों का तालमेल करना बच्चों को आ जाता है। जैसे मेरा हाथ वही मैं लिख रहा हूं जहां मुझे लिखने की जरूरत है, मैं किसी और के ऊपर नहीं लिख रहा, मैं इनके ऊपर नहीं लिख रहा, जहां मुझे खाली जगह दिख रही है, जहां मेरी आंख कह रही है कि यहां लिखना है, वही लिख रहा हूं। तो ये होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो भाई एनसीईआरटी कहती है कि 5 साल के बच्चे में हैंड आई कोऑर्डिनेशन यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था, यहां पर तो बच्चा आपका 6 साल से लेके 11 साल तक का है, तो 6 साल तक का बच्चा अपने जब हैंड आई कोऑर्डिनेशन कर लेता है, तो इसका मतलब भाई वो फाइन मोटर स्किल तो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल तो उसको शुरुआत में आ जाती है जन्म के बाद। तो भाई अजर्सन पहला बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो बच्चा होता है मध्य बाल्यावस्था के अंदर, तो उस मध्य बाल्यावस्था के अंदर बच्चों का जो यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो ग्रोस मोटर स्किल हो चाहे फाइन मोटर स्किल हो। ग्रोस मोटर स्किल के अंदर बच्चा यहाँ पर आपका चलने और दौड़ने भी लग जाता है मध्य बाल्यावस्था के अंदर, और फाइन मोटर स्किल की बात करें तो सही से लिखना भी स्टार्ट कर देता है, यानी कि दोनों के दोनों मोटर डेवलपमेंट बच्चा मध्य बाल्यावस्था के अंदर उसके बेहतर होते जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपके सामने ट्रू हो गया, अजर्सन ट्रू हो गया। अब रीजन यानी कि कारण यह दिया है कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे दूर से फेंकी गई छोटी गेंद के मार्ग का सही अनुमान लगाकर उसे पकड़ सकते हैं। अब देखिए अगर बच्चा आपका 6 साल का बच्चा है ना, तो 6 साल के बच्चों को आप घर में इसमें ट्राई कर लेना अपने घर में, अगर आपके घर के अंदर कोई 6 साल का बच्चा होगा तो 6 साल के बच्चे को दूर से बॉल फेंको, और बॉल जो है ना छोटी बॉल हो, जैसे लाइक आपकी क्रिकेट की बॉल होती है छोटी बॉल हो, तो ऐसी, या जो आपकी टेबल टेनिस की बॉल होती है उसकी बॉल हो, तो छोटी बॉल को बड़ी दूर से बच्चों के सामने फेंको, तो 6 साल का बच्चा उसको पकड़ नहीं पाएगा, बहुत ही रेयर चांस होगा बच्चा उसको पकड़ पाएगा। आप बॉल जो है ना बच्चे के नजदीक से फेंको, और बॉल बड़ी होनी चाहिए, जैसे फुटबॉल है तो नजदीक से बच्चों को बॉल फेंको, तो 6 साल का बच्चा उसे पकड़ लेगा। तो देखिए बच्चे का 5 साल के अंदर हैंड आई कोऑर्डिनेशन यानी कि फाइन मोटर स्किल यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन वो इतनी भी अच्छी नहीं होती कि 6 साल का बच्चा दूर से किसी छोटी गेंद को पकड़ लेगा और सही अनुमान लगा लेगा कि इस बॉल को यहां से पकड़ना है, यहां से पकड़ना है, यहां से पकड़ना है। तो भाई 6 वर्ष की आयु तक बच्चे दूर से फेंकी गई छोटी गेंद के मार्ग का सही अनुमान लगाकर उसे पकड़ सकते हैं, तो बिल्कुल यहां पर नहीं पकड़ सकते। तो आपके सामने सिर्फ अजर्सन सही है, लेकिन रीजन यहां पर गलत है, तो आंसर आपके सामने थर्ड सही हो जाएगा। भाई आप लोग फर्स्ट के साथ जा रहे हो, और फर्स्ट के साथ जा रहे हैं, 80% लोग फर्स्ट के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब पहले क्वेश्चन में तोते उड़ गए। मैंने कहा था ये क्वेश्चन मैंने खुद तैयार करा है, और अगर क्वेश्चन मैं खुद तैयार करूंगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन तैयार करूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। इसमें आपका तुक्का रटना ट्रिक काम नहीं आएगी। सीटेट का एग्जाम पास करना है, सरकारी नौकरी कोई भी एग्जाम की लेनी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, लगा लो अब इसमें तुक्का ट्रिक या कुछ कुछ भी इसके अंदर लगा लो। तो दोस्तों आपका अजर्सन बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन रीजन ये कह रहा है 6 साल का बच्चा, उसको नजदीक से बड़ी बॉल फेंकोगे तो उसको पकड़ लेगा, लेकिन दूर से और छोटी बॉल फेंकोगे तो उसका सही अनुमान नहीं लगा सकता, सही से नहीं पकड़ सकता बच्चा उसको। तो चाहे घर में ट्राई कर लेना इस वाली बात को आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सिर्फ अजर्सन सही है, रीजन यहां पर गलत है, तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा कि अजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर ही यहां पर आपके तोते उड़ गए, पहले क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नजर डालते हैं। सर जी मैं सी दी हूं, क्या नाम है, प्रियंका यादव। सर जी सबका गलत हो गया, पूजा सिंह नहीं, 83% लोगों ने गलत दिया था, बाकी लोगों ने ठीक दिया था। और सीटेट के एग्जाम में रिजल्ट भी इतना ही आता है, 20-25% लोग ही पास करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान लगाओ, गलत मत पढ़ो, भटको मत इधर उधर, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ऐसा ही क्वेश्चन सीटेट या सीबीएसई देता है, जो आपकी कंसेप्ट को यहां पर चेक करता है कितना गहराई से समझाया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि एक संप्रत्यय यानी कि एक कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, मान लीजिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, लाइक मैं आपको परिवार यानी कि फैमिली का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं कि भाई दोस्तों आज मैं आपको परिवार के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे ठीक है सर हमें पता है कि हमारा भी परिवार है, ठीक है।
तो फिर मैं कहूंगा बेटा कौन सा परिवार है आपका, क्या आपकी सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर वो ज्वाइंट फैमिली है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली, क्या आपका एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। एकल परिवार के अंदर होते हैं माता पिता और सिर्फ उनके बच्चे, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है यानी कि आपका एकल परिवार होता है। और जो ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होता है, उसमें माता पिता और बच्चों के अलावा ताऊ ताई चाचा चाची दादा दादी सब आ जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए परिवार का एक कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना है, एक संप्रत्यय बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, किसके एक्सपेरिमेंट से बचना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने नेगेटिव पूछा है। पहला, उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण देनी चाहिए, बिल्कुल उदाहरण देनी चाहिए कि बेटा देखो हमारी भी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है बेटा देखो आपने भी बताया था आपकी फैमिली न्यूक्लियर है, बेटा जो दूसरी मैडम आती है ना उनकी ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है सारे एक साथ यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल कई सारे आप बच्चों को यहाँ पर दोगे तो भाई ये तो आपके सामने पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा कहता है उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण दोगे। असतत उदाहरण नहीं देने होते, सतत उदाहरण देने होते हैं। जब भी आप बच्चों को कोई भी कंसेप्ट पढ़ाओगे तो लगातार उदाहरण अगर दोगे तो बच्चा सही सीखेगा। असतत उदाहरण का मतलब होता है जो असंदर्भित उदाहरण होते हैं, जो बच्चे के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने कहता हूं कि भाई आपके परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा कि सर मेरे परिवार के अंदर एक तो मेरी मम्मी है, ठीक है, एक मेरे पापा है, पापा के अलावा सर जी एक मैं हूं, एक मेरी बहन है, ठीक है, एक मेरी यहाँ पर बहन है, और एक जो है ना मेरी वाइफ भी है, मेरी पत्नी भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, और एक मेरा छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक मेरा यहाँ पर छोटा सा बच्चा है। मैंने कहा रे मैंने ये नहीं पूछा तुम्हारे परिवार के अंदर कौन कौन क्या क्या है, मैंने कहा परिवार के अंदर कितने लोग हैं। तो उसने जवाब दिया कि सर जी मम्मी पापा दो, तीसरा मैं, चौथी पत्नी, चार, पांचवी बहन और ये छोटा बच्चा, कि सर 5.5 मेंबर है। कितने? 5.5 मेंबर है। तो भाई 5.5 मेंबर थोड़ी बताओगे आप कहोगे कि सर मेरे घर के अंदर 6 मेंबर है, एक मेरे मम्मी पापा है, एक मैं और मेरी पत्नी है, एक मेरी बहन है और एक हमारे यहाँ पर छोटा बच्चा है, तो टोटल 6 मेंबर है। ये थोड़ी कहोगे 5.5 मेंबर है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से असतत उदाहरण नहीं देने, यानी कि जो गैर संदर्भित हो, यानी कि डी कॉन्टेक्चुअल यहाँ पर आपके सामने हो, जिसका कोई सेंस ही ना यहाँ पर बन रहा हो, तो भाई ये आपके सामने नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है? और क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही हो जाएगा। संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण देने, बिल्कुल ठीक बात है भाई। उदाहरण से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होते हैं? गैर उदाहरण होते हैं, यानी कि नॉन एग्जाम्पल होते हैं या काउंटर एग्जाम्पल होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं आपकी ईजी वाली क्लास के अंदर, आपको बता चुका हूं कि उदाहरण से ज्यादा गैर उदाहरण क्यों महत्वपूर्ण यहां पर होते हैं। उनकी संस्कृति में प्रचलित मूल रूप को बताओगे कि भाई आपके कल्चर के अंदर सिंगल न्यूक्लियर फैमिली अच्छी रहती है या ज्वाइंट फैमिली अच्छी रहती है, तो ये बच्चों को आप समझाओगे, तो भाई ये भी पॉजिटिव है। तो फ्रेंड सिर्फ आपका नेगेटिव था, असतत उदाहरण नहीं सतत उदाहरण देनी चाहिए, तो ये नेगेटिव था। नेगेटिव का भाई नेगेटिव, दूसरा आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। और ज्यादातर लोग यहां पर दूसरे के साथ जा रहे हैं, दूसरे के साथ जा रहे। तूने जीभ निकाली थी क्या अभी? अच्छा पहले वाले के लिए निकाली थी, मुझे लगा सोनू ने जीभ निकाली है। बच्चों को आप समझाओगे तो भाई ये भी पॉजिटिव है। तो फ्रेंड सिर्फ आपका नेगेटिव था, असतत उदाहरण नहीं सतत उदाहरण देनी चाहिए, तो ये नेगेटिव था। नेगेटिव का भाई नेगेटिव, दूसरा आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। और ज्यादातर लोग यहां पर दूसरे के साथ जा रहे हैं, दूसरे के साथ जा रहे। तूने जीभ निकाली थी क्या अभी? अच्छा पहले वाले के लिए निकाली थी, मुझे लगा सोनू ने जीभ निकाली है इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो पहले वाले के लिए निकाली थी। मैंने कहा था पहले वाला मैंने खुद तैयार कराया, तो देख पहले वाले में दिमाग का ढक्कन खोल दिया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी खुद तैयार किया गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी खुद तैयार किया मैंने। अब सोचो इसमें खोलो दिमाग का ढक्कन अपना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि सीखने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो लर्निंग की एबिलिटी यहां पर होती है, ठीक है, जो लर्निंग की एबिलिटी यहां पर आपके सामने होती है, उसके होने के बावजूद किसी बच्चे की जो शैक्षिक सफलता है, यानी कि किसी का एकेडमिक जो यहां पर सक्सेस होता है, वो प्राप्त ना कर पाने में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान दे सकते हैं। पहला देखिए यहां पर कह रहा है कि बच्चे में सीखने की क्षमता तो है, बच्चा सीख लेता है, एबिलिटी है उसके अंदर, बस उसको रिसोर्स देने की जरूरत है, अच्छा पढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सपोर्ट देने की यहाँ पर जरूरत है। तो सीखने की क्षमता बच्चे के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी एकेडमिक सक्सेस बच्चा प्राप्त नहीं कर पा रहा, यानी कि सही प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, सही से नहीं सीख पा रहा, अपने सब्जेक्ट नहीं सीख पा रहा, ठीक है, अपने ज्ञान यहाँ पर नहीं बढ़ा पा रहा। क्यों नहीं बढ़ा पा रहा? अधिगम यानी कि लर्निंग के प्रति कम अभिप्रेरणा होगी। देखिए अगर किसी भी चीज के लिए बच्चा कम मोटिवेटेड होगा कि नहीं यार मैं नहीं सीखूंगा, मेरे से नहीं सीखा जाएगा, और पढ़ के मैं करूंगा क्या, मुझे तो अपना काम धंधा ही वापस यहाँ पर करना है, ठीक है। तो अगर बच्चा कम मोटिवेटेड यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जो मोटिवेशन का लेवल उसके अंदर रहेगा लो रहेगा, तो भाई बच्चा नहीं सीख पाएगा, चाहे बच्चे में कितनी भी क्षमता हो। जैसा आप में से ऐसा भी बच्चा हो मान लीजिए जो पूरे सीटेट में 150 में से 150 लेकर आ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है सर मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मोटिवेशन नहीं है, मैं नहीं करना चाहता टीचिंग के एग्जाम की तैयारी। तो अगर लो मोटिवेशन है और साथ के साथ में लो आत्मसम्मान है, यानी कि निम्न आत्मसम्मान है, यानी कि लो
पुअर सेल्फ स्टीम है आपके सामने, यानी कि आत्मसम्मान भी बच्चे का कम है, यार मैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूंगा इसको, ठीक है। तो आप लोगों ने वो स्टोरी पढ़ी है जो रामायण के अंदर हनुमान जी की स्टोरी पढ़ी है। अब देखिए हनुमान जी जो है ना उड़ सकते थे, और हनुमान जी जितना बलशाली भी उस टाइम पर यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो हनुमान जी जब यहाँ पर समुद्र के किनारे पर खड़े हुए थे तब उनकी शक्तियों के बारे में बताया कि हनुमान जी आप तो एक छलांग में समुद्र को पार कर सकते हो, आपसे ताकतवर कोई यहाँ पर नहीं है। तो हनुमान जी के अंदर सीखने की क्षमता थी और खुद से भी एबिलिटी थी, अंदर भी क्षमता थी, लेकिन भाई यहाँ पर उनको अच्छे संसाधन नहीं मिल पा रहे, मतलब संसाधन मतलब उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा था। तो वहां पर उनको मोटिवेट किया गया कि हनुमान जी आपके अंदर ये क्षमता है, याद करिए, ठीक है, आपकी मेमोरी हटा दी है, ठीक है, आप दोबारा याद करिए। तो भाई अगर इस प्रकार से आप बच्चे को मोटिवेट करोगे तो उसका आत्मसम्मान बढ़ाओगे तो बच्चा सीखेगा, अदरवाइज बच्चे में सीखने की क्षमता भी होगी, नहीं सीख पाएगा बच्चा। तो ये प्रभावित करने वाला कारक तो ये भी हो गया भाई। दूसरा, अपरिचित एवं अनुपचारित अधिगम की अक्षमताएं होगी। अब देखिए मान लीजिए बच्चे के अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, और किसी भी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, चाहे वो परिचित हो चाहे अनुपरिचित हो। जैसा आप लोग लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ते हो ना, लाइक डिसलेक्सिया पढ़ते हो, डिसग्राफिया पढ़ते हो, डिसकैलकुलिया यहाँ पर पढ़ते हो, तो बच्चे में अगर सीखने से संबंधित कोई भी अक्षमता यानी कि लर्निंग की डिसेबिलिटी होगी तो भाई बच्चे की वो एकेडमिक फेलियर यानी कि शैक्षिक सफलता प्राप्त ना करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी, ये भी ठीक है। तीसरा कहता है अप्रासंगिक या अरुचिकर पाठ्यक्रम के कारण अधिगम प्रक्रिया से विमुख हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई, करिकुलम ऐसा बना दिया जो अप्रासंगिक है यानी कि बच्चे से जुड़ा हुआ नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, और जिसमें बच्चा रुचि नहीं निभाता, तो भाई बच्चा आपके पाठ्यक्रम से अलग हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे ऑप्शन वे ऑप्शन है जो कहते हैं कि भाई अगर बच्चे में सीखने की क्षमता है लेकिन फिर भी बच्चा शैक्षिक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा, एकेडमिक सक्सेस प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो उसके तीनों की तीनों वजह ये है। तो आंसर आपके सामने फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। तो फोर्थ के साथ आप लोगों को जाना है, जो कि आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, इस वाले के अंदर सभी लोग यहाँ पर सही से गए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है भाई पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर, और देखिए आज की क्लास के अंदर मैंने जो आज तक सीटेट के एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन पूछे और जो मैंने खुद क्वेश्चन तैयार करे हैं जिनका लेवल भी हार्ड है, ठीक है, तो उनको मिक्स लिया है, दोनों को मिक्स लिया है। अब ये क्वेश्चन भी जैसे सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई एक तरफ तो पियाजे के विशेषताएं है, ठीक है, और एक तरफ विकास के लेवल है यानी कि स्तर है, यानी कि आपके सामने औपचारिक संक्रियात्मक स्तर है यानी कि फॉर्मल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक स्तर आपके सामने यहां पर दिया हुआ है। दूसरा स्तर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तीसरा स्तर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। और चौथा स्तर संवेदी संक्रियात्मक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज है। और दोस्तों देखे मैंने जीन पियाजे के सिद्धांत को इस बार 2 पार्ट के अंदर आपको कराया, और 2 पार्ट के अंदर इतनी गहराई के साथ कराया ना कि सीटेट का लेवल हमेशा उससे नीचे ही रहेगा जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जिसने जीन पियाजे का चैप्टर नहीं पढ़े तो 2 पार्ट के अंदर कराया इस बार लेटेस्ट के आधार पर, ठीक है, वो जरूर देख लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई आपका, इस चीज को बेफिक्र रहना आप लोग। और बहुत आसान भाषा में, इतनी आसान भाषा में आपको समझाया जैसे छोटे बच्चों को यहाँ पर समझाया जाता है, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहले आपके सामने इधर विशेषताएं लिखी हुई है, तो देखिए पहली विशेषता लिखी है तर्क पूर्व चिंतन। जो बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है ना, तो बच्चा लॉजिकल थिंकिंग या तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है मूर्त वस्तुओं के ऊपर, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है अमूर्त वस्तु के ऊपर, ठीक है। तो तर्कपूर्ण चिंतन और संरक्षण की योग्यता यानी कि कंजर्वेशन की एबिलिटी। अब देखिए कंजर्वेशन की एबिलिटी, जब बच्चे के सामने आप 2 गिलास दे दो, चाहे लंबा दे दो चाहे चौड़ा दे दो, और दोनों में पानी समान रहेगा, तो बच्चा ये नहीं कहेगा मुझे लंबे वाला चाहिए, वो कहेगा यार दोनों में समान पानी है, कोई सा भी गिलास मुझे यहाँ पर दे दो। यानी कि जब ये कंजर्वेशन की एबिलिटी बच्चे में आ जाती है, तो कंजर्वेशन की एबिलिटी दोस्तों बच्चे के अंदर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि बच्चा सारी संक्रियाओं को जो करना सीखता है वो ज्यादातर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा कहता है परिकल्पनात्मक तर्क, यानी कि जो आपके सामने हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है, यानी कि नियमों के आधार पर बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, और अमूर्त सोच अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाती है, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलती है। तीसरा कहता है वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ, यानी कि जो बात होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि जब बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से छिपी हुई चीजों को भी ढूंढकर निकाल लेता है। तो ज्ञानेंद्रिय की बात आ गई, तो इसका मतलब आपके सामने संवेदी गामक अवस्था की यहाँ पर बात आ गई, सेंसरी मोटर स्टेज की बात आ गई, यानी कि अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से छिपी हुई चीजों को
ढूंढ कर निकाल लेता है। और भाई फोर्थ बचा कि भाई प्रतीकों की सोच बच्चे में आ जाती है, यानी कि सिंबॉलिक थॉट बच्चे को आ जाती है, अपने माइंड में सिंबल बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कह रहा है संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन नहीं आता। तो भाई कंजर्वेशन मैंने बताया ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो प्रतीकों की सोच बच्चों को आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन कंजर्वेशन नहीं आता, क्योंकि संक्रिया करने से पहली की अवस्था है। ज्यादातर संक्रियाएं बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो भाई मैच द फॉलोइंग करो। हमारा पहले का था बी, तो पहले का बी किसमें है? तो भाई पहले का बी इन दोनों के अंदर पहले का बी भी है, ठीक है। हमारे दूसरे वाले का क्या था? दूसरे वाले का था डी, तो दूसरे वाले का डी ये रहा, तो इसका मतलब ये आंसर ठीक है। तीसरे का ए, तो हमारा तीसरे का क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले का, तो तीसरे का ए था, तो तीसरे का ए बिल्कुल ठीक है। और चौथे का सी, तो चौथे का संवेदीगामक अवस्था यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो दोस्तों आंसर इसमें सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। एक तरफ पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं और उनसे जुड़ी हुई विशेषता आपके सामने लिखी हुई है, तो फ्रेंड्स आपके सामने सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। सेकंड के साथ यहां पर आपको जाना है, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? और इस क्लास को अपने चौथे का सी, तो चौथे का संवेदीगामक अवस्था यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो दोस्तों आंसर इसमें सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। एक तरफ पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं और उनसे जुड़ी हुई विशेषता आपके सामने लिखी हुई है, तो फ्रेंड्स आपके सामने सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। सेकंड के साथ यहां पर आपको जाना है, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? और इस क्लास को अपने दोस्त यार सारे ग्रुप के अंदर शेयर कर देना, क्योंकि इससे जबरदस्त लेवल आपको कुछ कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी तो महामैराथन आ रही है और उसके बाद में कई सारी और क्लास आपके लिए लगेगी। दोस्तों ईमानदारी के साथ और पूरे भरोसे के साथ हमेशा जब भी कोई भी बच्चा एग्जाम की तैयारी करने आता है, हमेशा कैसे कहता हूं कि जितना पढ़ा दूंगा ना उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, एक शब्द नहीं पढ़ना उससे बाहर, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जो मैंने कहा ना हमारी एप्लीकेशन पर आज तक टीचिंग इतिहास में इसके आसपास भी कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। एक बार को यूट्यूब पर सब्सक्राइबर मतलब परचेज खरीदे जा सकते हैं, सब्सक्राइब ना। और जो मैं मेहनत कराऊंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना मेरा ज्ञान है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा और आपके सबसे ज्यादा नंबर भी मैं दिलवाऊंगा, ये भरोसा मैं करता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से चलना है भाई, आपको जितना गहराई से पढ़ाऊंगा, जिस क्वेश्चन को कराऊंगा वो जरूर करना है, छोड़ना नहीं किसी भी चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया भाई मैंने खुद से। अब देखते हैं मेरे वाले क्वेश्चन को कौन लोग यहां पर सोल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि भाई एक शिक्षक अधिगम के दौरान यानी कि लर्निंग के दौरान विद्यार्थियों का अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है बच्चों का, उनकी सोच को समझने के लिए गहन प्रश्न पूछता है यानी कि डीपली क्वेश्चन पूछता है, तथा उनके उत्तरों के आधार पर अपने शिक्षण में सुधार करता है, ठीक है। मान लीजिए बच्चे ने जो भी आंसर दिया तो उसके आधार पर अपने शिक्षण में सुधार करा, यानी कि बच्चे गलत आंसर दे रहे, चलो मैं दूसरे माध्यम से उनको यहां पर समझा लेता हूं। वह विद्यार्थियों को अंक नहीं देता, यानी कि बच्चों को नंबर नहीं देता अच्छा काम कर रहा है, बल्कि उनकी प्रगति यानी कि प्रोग्रेस के लिए सुधारात्मक प्रतिपुष्टि यानी कि उनको एक इंप्रूवमेंट वाली फीडबैक यहां पर दे रहा है। क्या दे रहा है? फीडबैक यहां पर दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विधि इस स्थिति का सर्वोत्तम यानी कि सबसे बढ़िया यहां पर वर्णन करती है? कौन सा मूल्यांकन का तरीका यहां पर आपके सामने सही हो जाएगा? पहला, क्या यहां पर आपके सामने समापन वाला मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट है? क्या दूसरा आपके सामने सीआरटी वाला है यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है? या तीसरा नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं है? या चौथा एनआरटी वाला है यानी कि नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट आपके सामने है? जितने भी बच्चे यूट्यूब चैनल पर अभी जुड़े हैं ना, तो भाई सीआरटी क्या होता है, एनआरटी क्या होता है, समेटिव क्या होता है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये इजी क्लास, मॉडरेट क्लास में सब बता चुका हूं आपको। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पुरानी क्लास पढ़ना, और अगर पुरानी नहीं पढ़ने चाहते तो 2 दिन बाद फिर मैराथन क्लास शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर सब चीजें फिर बता दूंगा, तो टेंशन मत लेना। बताइए भाई इसके साथ किसके साथ यहां पर जाओगे? देखिए यहां पर जिस आकलन की बात हो रही है ना, वो है आपके सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट है। कौन सा है? वो है आपके सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या पहले होता है, जिसमें आप बच्चे का आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई कमी रहेगी पढ़ाने के दौरान, तो अपने शिक्षण में सुधार करते हो। बच्चे ने कोई गलती कर दी तो उसको सुधारते हो। यहाँ पर बच्चों को एक रचनात्मक फीडबैक देते हो कि बेटा आपने इस क्वेश्चन को सही से नहीं समझा, इसको समझने का तरीका ये वाला था, थोड़ा सा इस तरीके से सोचने की कोशिश करिए और फिर अपने आप समाधान निकालने की यहाँ पर कोशिश करिए। तो दोस्तों ये आपके सामने फॉर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव असेसमेंट होता है। तो भाई इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आंसर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ना तो समेटिव है, ना सीआरटी है, ना एनआरटी यहाँ पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कितने लोग यहाँ पर थर्ड के साथ गए? कम लोग गए हैं, मतलब क्योंकि आंसर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ना तो समेटिव है, ना सीआरटी है, ना एनआरटी यहाँ पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कितने लोग यहाँ पर थर्ड के साथ गए? कम लोग गए हैं, मतलब 50% लोग भी नहीं जा पाए, सिर्फ 46% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, नजर डालते हैं। नेक्स्ट कहता है भाई विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता यानी कि बच्चों का जो फेलियर यहां पर होता है,
उसके कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से शैक्षिक और कौन से मनोवैज्ञानिक रूप से सही है? बताओ भाई, कौन से एजुकेशनल तौर पर और कौन से साइकोलॉजिकल तौर पर सही है अगर बच्चे का फेलियर हो रहा है, किसी भी स्टूडेंट का फेलियर हो रहा है? देखिए दोस्तों, मैंने आपसे एक बात कही थी और कई बार इस वाली बात को कहता हूं। जब सीटेट की शुरुआत हुई थी 2011 के अंदर, जब एनसीटी का गजट आया था कि भाई इस एग्जाम को पास करना है अध्यापक बनने के लिए, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अगर बच्चा फेल हो जाता है, इसका मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था फेल हो गई। टीचर फेल हो गया, प्रिंसिपल फेल हो गया, स्कूल फेल हो गया, पॉलिसी फेल होगी, पॉलिसी बनाने वाले फेल हो गए, मेथड फेल हो गए, करिकुलम फेल हो गया। यानी कि अगर बच्चा फेल हो गया तो बच्चे की गलती नहीं है, सारी व्यवस्था, सारे सिस्टम की यहां पर गलती है। इस वाली बात को समझिए। अगर बच्चा फेलियर का सामना कर रहा है, असफलता का सामना कर रहा है, तो कौन से कारक होंगे जो आपके शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल हो जाएंगे और जो साइकोलॉजिकल हो जाएंगे? पहला, कुछ जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं। गलत भाई, क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है। गलत, प्रत्येक बच्चे में सीखने की यहाँ पर क्षमता होती है। तो ऐसा नहीं कहना कि भाई ये किसी वर्ग से आ रहा है, किसी जाति से आ रहा है, या ये किसी समुदाय से आ रहा है तो इनमें सीखने की क्षमता नहीं है इसलिए फेल हो गए। प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। तो ये तो आपके सामने गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। दूसरा कहता है विद्यार्थी असफल होते क्योंकि उनके अधिगम के लिए उचित पुरस्कार नहीं दिए जाते। देखिए, पुरस्कार और दंड की बात मैंने क्या कहा था, ये कहता है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के हिसाब से बच्चों को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नहीं सिखाना, तो ये भी आपके सामने गलत हो जाएगा, नेगेटिव यहां पर हो जाएगा। तीसरा कहता है विद्यार्थी असफल होते क्योंकि जो शिक्षण था, जो टीचिंग थी, जो टीचर करवा रहा था, वो उनके लिए अर्थपूर्ण तरीके से नहीं किया जाता। मतलब टीचर की गलती है, टीचर से सही से टीचर ने टीचिंग नहीं करवाई, शिक्षण नहीं करवाया, सही से मेथड का यूज नहीं करा, सही से अप्रोच का यूज नहीं करा, तो अध्यापक की गलती है, इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं। ये बात सही है। ध्यान रखना, बच्चे के फेलियर में बच्चे की इतनी सी भी गलती नहीं है, इतनी सी भी, सारी गलती और सभी लोगों की है, बच्चे की कभी गलती नहीं है। फोर्थ कहता है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय की जो व्यवस्था है, यानी कि जो स्कूल का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, तो विद्यालय की जो व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा नहीं कर पाता। कि भाई स्कूल जो है ना, बच्चों की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता, उनके इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाता। तो गलती किसकी है? स्कूल की गलती है, टीचर की गलती है, सारी पॉलिसी की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। ध्यान रखना, ना बच्चे के समाज संस्कृति की यहाँ पर गलती है। तो आंसर इसमें आपका सी और डी आंसर सही हो गया, यानी कि सेकंड आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। और लगभग 80% लोगों ने अपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। इसका मतलब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बता रही है कि आपने बहुत गहराई से चीजों को समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है बच्चे जो होते हैं वो घर में माता पिता के व्यवहार को देखकर लैंगिक भूमिकाएं, यानी कि जो जेंडर रोल होता है, और सीबीएसई क्या कहता है कि भाई 4 साल की उम्र में बच्चा जेंडर रोल सीख जाता है, अपने जेंडर के बारे में सीख जाता है। मैं लड़का हूं तो ऐसा करूंगा, लड़की हूं तो ऐसा करूंगा, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो जेंडर रोल सीख जाता है। यदि वे माँ को मरम्मत का कार्य करते और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए देखते हैं, तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? देखो दोस्तों, ये सब जो है ना, बुक के अंदर थोड़ा ठीक लगता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन होने में सालों लग जाएंगे। आप इमेजिन करके देखिए, आप किसी अपने परिचित के घर के अंदर गए और वहां पर देखा कि मान लीजिए आपके दोस्त की मम्मी है, तो दोस्त की मम्मी मोटर ठीक कर रही है, पानी की मोटर जो है पेच वेच लेकर ठीक कर रही है मोटर को, और जो दोस्त के पापा है वो बच्चे के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, खाना बना रहे। तो आप क्या कहोगे? और आपके साथ आपके मान लीजिए घर परिवार वाले चले गए, है बेकार आदमी, देखो अपनी घरवाली को उसमें लगा रखा है मोटर ठीक करने में, और खुद यहाँ पर औरतों की तरह यहाँ पर बच्चों में खेल रहा है। तो ज्यादातर लोगों का यही सेंटेंस होगा कि कैसा आदमी है बताओ, ठीक है, अपनी घरवाली को मोटर ठीक करने में लगवा रखा है। तो मतलब हमारे दिमाग में जो है ना, इस प्रकार की कोई धारणा नहीं है कि भाई महिलाएं भी मोटर ठीक कर सकती है और पुरुष बच्चों को यहाँ पर खिला सकते हैं। तो जो इस प्रकार के जो जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, यानी कि जेंडर से संबंधित ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं चलती आ रही है कि भाई जो घर के काम है वो महिलाएं करेगी और मोटर ठीक करेगा आपका पुरुष करेगा। देखिए दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, महिलाएं अभी से काम करना स्टार्ट कर रही है। देखिए, आप लोग अगर हमारे गांव वगैरह की तरफ रुख करोगे तो गांव के अंदर आज भी महिलाएं खेतों में जाकर काम करती है, अपने फैमिली के साथ में पूरा सपोर्ट यहाँ पर देती है, घर का काम करती है, लेकिन अपने खेतों का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि पहले की महिलाएं बाहर का काम नहीं करती थी? भाई आज की महिलाएं ऑफिस में जाती है। पहले जो किसान होता था, इनफैक्ट अभी भी जो किसान ऐसे बहुत से है, तो उनके लिए उनका ऑफिस उनका खेत है, तो वहां पर जाकर महिलाएं काम करती है। लेकिन हमारे समाज में जो है ना, बहुत से लोगों ने ऐसा स्टीरियोटाइप बना दिया कि नहीं नहीं, महिलाएं बाहर नहीं करेगी,
सिर्फ घर का काम यहाँ पर करेगी। तो दोस्तों जो इस प्रकार के जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, ठीक है, कि नहीं नहीं पिता जो है ना बच्चों को नहीं खिलाएगा, वो यहाँ पर कोई मरम्मत का काम कर लेगा और माँ बच्चों को खिलाएगी। तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? पहला, वे लैंगिक विभाजन को अधिक अपनाएंगे। जी नहीं, अगर इस प्रकार की चीज बच्चा देखेगा तो लैंगिक विभाजन को अधिक नहीं अपनाएंगे। वो कहेंगे इसका मतलब महिलाएं भी इस प्रकार का काम कर सकती है और पुरुष इस प्रकार का काम कर सकते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को या जेंडर बायस को खत्म करने का यहां पर काम किया जाएगा। दूसरा, वे लैंगिक रूढ़ियों का अधिक पालन करेंगे। अधिक पालन क्यों करेंगे भाई? जेंडर स्टीरियोटाइप का, जेंडर स्टीरियोटाइप का पालन नहीं करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप को तो खत्म किया जा रहा है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप तब होता जब महिला बच्चों को खिलाती और पुरुष मशीन की मरम्मत का यहां पर काम करता। तो जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जेंडर से संबंधित जो पूर्व धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा है, तो उसको तो खत्म किया जा रहा है यहां पर, तो ये भी नहीं होने का। तीसरा, वे प्रचलित लैंगिक मान्यताओं को कम चुनौती देंगे। कम नहीं, ज्यादा चुनौती देंगे। बच्चा कहेगा पापा अब तुम भी घर जाकर मशीन ठीक कर, ओ पापा अब तुम भी घर जाकर बच्चों को खिलाना, छोटे हमारे बहन भाइयों को। और हमारी मम्मी जो है ना, हम उनसे बल्ब ठीक करवाएंगे। मम्मी सीढ़ी पे चढ़ना और तार आपस में लगाकर बल्ब ठीक करना, ठीक है। अब देखिए ये इंप्लीमेंट होने में मैंने कहा कई साल लग जाएंगे भाई, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। यानी हमारा बचा फोर्थ, तो यही होगा कि वे लैंगिक रूढ़ियां यानी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, क्या जेंडर से संबंधित जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है, उनका कम पालन करेंगे अगर वो इस प्रकार से माँ को मरम्मत का काम करते हुए देखेंगे और पिता को देखभाल का काम करता हुआ देखेंगे। तो आंसर नंबर डी आपके सामने सही हो जाएगा। डी के साथ यहाँ पर आपको जाना है। और कितने लोग डी के साथ गए? ठीक है यार, बहुत कम लोग डी के साथ गए। इतने कम लोग हैं? ये सेकंड के साथ गए थे, इन्होंने पलटी मारी है क्या? ठीक है, सोनू बता रहा आप लोग पहले सेकंड के साथ गए थे और बाद में पलटी मारकर फोर्थ के साथ गए। अरे झूठो भाई, ऐसा काम मत करो। आपका मैं आकलन सही प्रकार से यहाँ पर कर रहा हूं, तो जो आंसर दिया करो सही से दिया करो। मान लो मैं तो क्वेश्चन को समझाने में बिजी हूं, वो सोनू तो नजर रखता है, वो कह रहा है भैया पहले इन्होंने सेकंड आंसर लगाया था, बाद में पलटी मार दी और चौथा लगा दिया, ठीक है। और चौथा भी ज्यादा लोगों ने नहीं लगाया, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बड़े पलटीबाज हो भाई, एकदम पलटी मार जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नजर डालते हैं। मेरी पीठ पीछे ये वाला काम भी होता है, नजर रखियो इस बार इनके ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो हार्वर्ड गार्डनर है, तो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक तरफ तो कॉलम ए है और एक तरफ आपके सामने कॉलम बी है, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो एक तरफ आपकी सारी बुद्धि है, चार प्रकार की बुद्धि है, लॉजिकल, मैथमेटिकल यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो एक तरफ आपके सामने चार बुद्धि है और एक तरफ उससे जुड़े हुए उनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो देखते हैं भाई। पहला कहता है एक नोबेल पुरस्कार जो विजेता होता है और भौतिक विज्ञानी यहां पर होता है, वो जटिल सिद्धांत बनाता है। देखिए जो भी नोबेल पुरस्कार विजेता यहां पर होता है, तो उसको भाई तर्क तो करता ही करता है, रीजनिंग करता है। ऐसे नहीं कि कोई मान्यता पहले से चलती आ रही है, कोई नियम पहले से चलता आ रहा है, उसको एज इट इज फॉलो करता है। वो तर्क करता है कि भाई ये क्यों चलती आ रही है, क्यों ऐसी बात की जाती है। मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं तर्क करूंगा, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा, ये ठीक डेटा है या गलत डेटा है। तो इस प्रकार से तर्क करने की क्षमता और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की क्षमता, ये होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले लोगों के अंदर। तो पहले का पहला बन गया। दूसरा कहता है एक पायलट जो विमान को 3D स्थान में नेविगेट करता है, तो नेविगेशन करने की क्षमता यानी कि अपने मूर्त तौर पर यानी कि अपने दिमाग में विजुअल पैटर्न बनाने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, और जो पैटर्न बनाता है जहाज को कैसे किस प्रकार से ले जाना, कहां मोड़ना है, कैसे उतारना है, इस प्रकार की क्षमता आपकी पायलट के अंदर देखने को मिलती है, स्पेशल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। तीसरा एक दार्शनिक जो खुद के बारे में चिंतन मनन यहां पर करता है, फिलोसफर जो यहां पर होते हैं, जो व्यक्तियों को उनके स्वयं के विचार और भावनाएं समझने में मदद करता है, तो वो उसके अंदर होती है इंट्रापर्सनल यानी कि खुद से विचार करना, खुद में चिंतन करना, खुद के बारे में जानना। फोर्थ कहता है एक राजनीतिक जो अंतरराष्ट्रीय समझौते में वार्ता करता है, यानी कि दो देशों के बीच में समझौते करवाता है, यानी कि दूसरों को दूसरे के व्यवहार को समझने की योग्यता एक राजनीतिक में होती है, एक नेता के अंदर यहाँ पर होती है, ठीक है, अध्यापक के अंदर यहाँ पर होती है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यार ये तो सारे के सारे सामने हो गए। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। देखो भाई कौन सा है, किसके साथ जा रहे हैं ये लोग? फोर्थ के साथ। अच्छा फोर्थ आपका सामने, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने आंसर लगाया, फोर्थ आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही है, तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने लगाया, ठीक है। तो पहला आंसर आप लोगों ने ठीक लगाया, ये अब चौथा आंसर आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर ठीक लगाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट के एग्जाम में, और मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये लगा।
क्योंकि अगर कभी भी क्वेश्चन बुद्धि से संबंधित कोई आएगा, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आईक्यू के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि भाई बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है, यानी कि जो इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, समझने वाली जो योग्यता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए जो आईक्यू परीक्षण होते हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं, और इसको निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, और जिसके अंदर एमए क्या होता है, सीए क्या होता है, वो सब आपको बता चुका हूं। तो आईक्यू के जो टेस्ट होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे आमतौर पर उठाए जाते हैं? तो मैंने क्या कहा था, ये जो आईक्यू टेस्ट होते हैं ना, ये वैलिड नहीं होते, ये वैध नहीं होते, यानी कि अच्छे नहीं होते, ठीक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, ठीक नहीं माने जाते। मान लीजिए आज मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, और आज के टेस्ट में आपके 30 में से आज स्कोर यहां पर हुआ 20 स्कोर हुआ, ठीक है, 20 स्कोर हुआ। मान लीजिए कल मैंने आपके लिए टेस्ट लिया, और कल के टेस्ट के अंदर आपके सीडीपी में ही मान लीजिए 5 स्कोर आपका है। मान लीजिए उससे अगले दिन मैंने टेस्ट लिया, और उससे अगले दिन मान लीजिए 30 में से आपके सामने स्कोर आया 27, यहां पर बन गया। तो भाई मैं जब भी टेस्ट ले रहा हूं उसमें आपके नंबर अलग अलग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कभी तो मैंने टेस्ट का लेवल हार्ड कर दिया होगा, किसी में बिल्कुल आसान कर दिया होगा, कभी किसी टेस्ट में सिर्फ हिंदी में पूछे होंगे सारे सवाल, किसी टेस्ट में इंग्लिश में पूछोगे। तो इसलिए आईक्यू टेस्ट के अंदर जो भी आपका आईक्यू निकल कर आता है, वो कभी भी आपका कैसा माना जाता है, वो कभी भी आपका समान नहीं माना जाता, चेंज बदलाव होता रहता है। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 30 में से 27 आए, हम क्या कहेंगे, अरे वाह बहुत बढ़िया यार, ये तो ब्रिलियंट बच्चा है, 27 नंबर लेकर आ गया। अगले में 5 लेकर आया तो क्या कहेंगे, ये तो बेकार है, गधा है, ठीक है, चीटिंग करके लिया होगा। तो इसलिए आईक्यू टेस्ट के अंदर जो नंबर आता है ना, वो वैलिड नहीं होता, वैध नहीं माना जाता, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन इस मुद्दे पर उठाए जाते हैं? बताओ भाई क्या उठाए जाते हैं? पहला, विभिन्न परीक्षणों के दौरान जो स्कोर आता है उसकी स्थिरता में उतार चढ़ाव यहां पर आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि जो नंबर आता है, स्कोर आता है, कभी 27 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 20 आ गया, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि जो मानकीकृत आईक्यू टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट आपका मानकीकृत होता है, ठीक है, उसमें मौजूद सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होते हैं, यानी कि कल्चरल बायस देखने को मिलता है। मान लीजिए मैं आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन आज आपको यहां पर लाइव क्लास के अंदर करा रहा हूं, अगली बार यही सीडीपी के 30, मतलब अगली बार सीडीपी के कोई दूसरे 30 क्वेश्चन मैं आपको कंप्यूटर पर सोल्व करवा रहा हूं ऑनलाइन। तो यहां पर मेरी क्लास में देख के तो आप सारे सही लगा रहे हो, लेकिन जैसे कंप्यूटर पर सोल्व करने के लिए का, लाइक जैसे आप लोग मेरा मॉक टेस्ट लगाते हो सचिन एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर, तो कंप्यूटर बहुत से लोगों को चलाना नहीं आता, उनको आंसर पता है लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा। यानी कि जो कंप्यूटर ज्यादातर माना जाता था और वेस्टर्न कल्चर का साइन, अमीर लोगों का एक संसाधन माना जाता था। तो गरीब घर का कोई बच्चा होगा जिसने कंप्यूटर को ज्यादा नहीं देखा होगा, घर परिवार में नहीं देखा होगा, अचानक से उसको उस पर टेस्ट लेने के लिए कह दिया जाए, तो भाई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बच्चों को आते हैं सारे सवाल, बच्चों को सीडीपी आती है, लेकिन एक कल्चर की वजह से, भाषा की वजह से, इस प्रकार के उपकरण की वजह से वो नंबर ठीक नहीं ला पाएगा। तो आप उस बच्चों को क्या कहोगे, ये तो आईक्यू लेवल पर मंदबुद्धि बच्चा है। नहीं है भाई, आपके आईक्यू टेस्ट ही ठीक नहीं है। तो इसलिए जो आईक्यू टेस्ट होते हैं उसमें भाषा का, यानी कि सांस्कृतिक, सामाजिक यानी कि समाज का, और भाषा से ये पूर्वाग्रह होते हैं, इनसे ग्रसित होते हैं, तो ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है जो आईक्यू टेस्ट होते हैं उसमें परिणाम आधारित माप पर आधारित जोर देना होता है बजाय विकासात्मक प्रक्रियाओं के। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बच्चा कैसे सीख रहा है, कहाँ कमी आई, उसको कैसे तो सुधारा जा सकता है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, सीधा नंबर के ऊपर भाई परिणाम कितना है, आईक्यू कितना आया टेस्ट निकल कर। मान लीजिए अगर किसी बच्चे का आईक्यू 90 से 109 के बीच में निकल कर आ गया, तो हम लोग क्या कह देंगे कि भाई ये तो औसत बुद्धि का बच्चा है। कैसा? औसत बुद्धि का बच्चा है। अगर मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल 140 प्लस निकल कर आया, तो हम लोग क्या कह देंगे, ये तो भाई प्रतिभाशाली बच्चा है, यानी कि आपके सामने गिफ्टेड यहां पर बच्चा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये विकासात्मक प्रक्रियाओं पर फोकस नहीं करता, ठीक है, ये परिणाम पर फोकस करता है, ये भी ठीक है। चौथा है जो आईक्यू टेस्ट होते हैं उसके आधार पर बच्चों का लेबलिंग और समाज में हाशिए पर डाला जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर बच्चों को लेबलिंग दे दी कि ये तो भाई टैलेंटेड बच्चे हैं, ये तो गिफ्टेड बच्चे हैं, 27 नंबर लिया है बताओ, और ये बेकार बच्चे हैं, ठीक है, ये कैसे बच्चे हैं, लेबलिंग लगा दी, ये स्लो लर्नर है, जड़ बुद्धि के बच्चे हैं। जबकि भाई ये बच्चे भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप इनकी भाषा में सवाल पूछोगे, इनके तरीकों से सवाल पूछोगे, इनके समाज और संस्कृति के हिसाब से सवाल पूछोगे, लेकिन उनके हिसाब से नहीं पूछे जा रहे, एक पूर्वाग्रह बना दिया, बायस हो गया यहाँ पर टेस्ट आपका। तो भाई ये भी आपके सामने ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्या सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे पॉइंट आपके सामने सही हो जाएंगे। तो सेकंड के साथ आपको जाना है, आप लोग फोर्थ के साथ जा रहे हो। फोर्थ है पहला, तीसरा और चौथा, भाई दूसरा भी गलत है कि मानकीकरण। यार कैसे कैसे करोगे मेरे भाई, मैं कितनी बार बता चुका हूं, जो आईक्यू टेस्ट होते हैं वो ठीक नहीं होते, ये भाषा, ये समाज, ये संस्कृति से पूर्वाग्रहित होते हैं, बायस होते हैं, पक्षपात होता है। जैसे मान लीजिए आज जितने भी क्वेश्चन है मैं सिर्फ आपको इंग्लिश में करवा दूं, हिंदी ना लिखूं,
तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन भाषा की वजह से आप उसका आंसर सही नहीं दे पाओगे। तो मैं पक्षपात कर रहा हूं ना, बायस हो गया मैं, और मान लीजिए मैंने हिंदी में भी दे दिया तो आप सही आंसर कर पा रहे हो। तो दोस्तों इसमें आंसर आपके सारे सही हो जाएंगे। क्या सारे सही हो जाएंगे? डमरू बज गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नजर डालते हैं। ठीक है सर, आप उत्तराखंड टेट क्लास भी दोगे क्या? देखिए भाई, इतने सारे एग्जाम होते हैं तो जो जो आता जाता है उसकी तैयारी में यहाँ पर कराता जाता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो आप इनको पढ़ लीजिए, उसके माध्यम से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और उत्तराखंड टेट के लिए आप लोग मेरी यूपी टेट की महारथन देख लेना, उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके शिक्षक जो होता है वो बच्चों में चिंतन कौशल, यानी कि जो उनकी थिंकिंग की जो स्किल होती है, चिंतन करने के जो यहाँ पर कौशल होते हैं, उनको प्रोत्साहित, उनको एनकरेज करने के लिए अपना सकता है। पहला जो चिंतन कौशल होते हैं उनकी पारिस्थिति निष्ठ प्रकृति को पहचानना, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर देना चाह रहे हो तो कौन से प्रकार का चिंतन करना चाह रहे हो? यार इस क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, ये वाला सिंपल आंसर है एक। तो आप लोगों ने मान लीजिए इसके अंदर अपना कन्वर्जेंट थिंकिंग कर दिया, अभी सारी चिंतन कर दिया कि यार एक आंसर है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, एक आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर अब सारी चिंतन का यूज करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करेंगे। नहीं नहीं यार, आज सचिन हार्ड क्लास लाए हैं, और सचिन सर आज हार्ड क्लास लाए, हमें फंसाएंगे, हमारे दिमाग को चेक करेंगे कितना कंसेप्ट को समझाया। तो मैं चारों ऑप्शन को पढ़ूंगा और फिर खुद से डिसीजन लूंगा कौन सा सही है कौन सा यहाँ पर गलत है, और बाद में चेक करूंगा सचिन सर का कि हाँ भाई वेरीफाई होता है मेरा आंसर सचिन सर से या नहीं होता। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चिंतन करें। आप अभिसारी करिए, अपसारी करिए, आलोचनात्मक चिंतन करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को सोचते समय स्वयं से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब बच्चा चिंतन कर रहा है और खुद से बात कर रहा है, मान लीजिए मन ही मन बात कर रहा है तो इनर स्पीच, बोल बोल कर बात कर रहा है तो प्राइवेट स्पीच, जो बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तीसरा कहता है भाई पाठ के भीतर और बाहर संबंध स्थापित करते हुए अधिगम के स्थानांतरण को बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने कल के संपूर्ण डॉक्यूमेंट की क्लास के अंदर बताया था कि जो भी बच्चे को आप स्कूल क्लास के अंदर पढ़ाओ उसको बच्चे के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके, यानी कि संबंध जोड़कर पढ़ाना चाहिए। यानी कि जो चीज बच्चा अपने स्कूल क्लास में सीख रहा है ना, उसका यूज रियल लाइफ में भी कर सके, यानी कि अपनी स्कूल की लर्निंग को अपनी रियल लाइफ की लर्निंग के अंदर भी यूज कर सके। तो ये भी ठीक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों तीनों ठीक हो जाएंगे। क्या तीनों ठीक हो जाएंगे? सेकंड आंसर आपके सामने सही हो जाएगा, और आप लोग सेकंड के साथ बहुत लोग यहां पर जा रहे हो, जो कि बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, नजर डालते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है, अजरसन कहता है कई एशियाई समाजों में सामाजिक सामंजस्य के लिए क्रोध की अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, कि गुस्सा नहीं करना बेटा, और लज्जा यानी कि शर्म को व्यवहार नियंत्रण के साधन के रूप में इसको बढ़ाया जाता है। जैसे भाई भाई बात हो रही है एशियाई समाज के अंदर, तो एशिया के अंदर जैसे हमारी इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका यहाँ पर आ गया, बांग्लादेश यहाँ पर आ गया, ये ऐसी एशियन कंट्री है। अब देखो हमारे देश के अंदर पता है क्या होता है, जैसे अभी मैं महिलाओं की बात कर रहा था, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहा था, तो हमारे देश के अंदर ज्यादातर पता है क्या होता है, मान लीजिए कोई लड़की गुस्सा कर रही है तो पता है क्या कहेंगे, ओ बेटा गुस्सा नहीं करते ऐसे, ठीक है, कम गुस्सा करा कर, कल को तेरी शादी हो जाएगी तो तू अपने घर वाले के ऊपर भी ऐसी चिल्लाएगी, अपनी सास के ऊपर भी ऐसी चिल्लाएगी, गुस्सा मत करा कर, थोड़ा सा कंट्रोल करा कर। तो जो एशियन कल्चर होते हैं उस एशियन कल्चर के अंदर जो क्रोध होता है ना उसको दबा दिया जाता है, कम करने की बात कही जाती है, और शर्म और लज्जा को बढ़ाने की बात की जाती है कि थोड़ा शर्माया कर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए उस लड़की के रिश्ते की बात आ गई, रिश्ते वाले घर पर आ गए और लड़के को देखकर लड़की ने क्या कहा, ये काला सांड कहां से ले आए आप यहाँ पर, ठीक है, वो कहेगा चुप चुप, ऐसे नहीं बोलते, नहीं मैं नहीं करूंगी, इससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, चुप, हमारी नाक कटवा देगी तो चुप रहे बिल्कुल, ठीक है, तो गुस्सा मत कर बिल्कुल भी। जबकि घर वालों को कहना चाहिए अच्छा बेटी तुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यही मामला खत्म करते हैं। लेकिन एशियन कल्चर के अंदर पता है क्या होता है कि गुस्सा मत कर, आराम से भी तो बोल सकती, तो इतना गुस्सा क्यों करती है। तो जेंडर की जो ट्रेनिंग होती है ना शादी के लिए, वो पहले ही हो जाती है, शादी से पहले घर वाले कहते हैं कि ज्यादा गुस्सा मत करा कर, खाना बनाना सीख ले, शादी के बाद क्या खाना बनाना सीखेगी। तो एशियन कल्चर में गुस्से को दबाया जाता है और शर्म और लज्जा को बढ़ावा देने की बात की जाती है कि बेटा जा पानी लेकर चली जा उनके सामने, और शर्मा के जाना पानी लेके, भले ही तुझे वो लड़का ठीक ना लगे लेकिन शर्मा के जाना। तो लड़की शर्माती हुई जाएगी, अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा पानी इसके ऊपर डाल दो, इसके घर वालों के ऊपर डाल दो, लेकिन अंदर ही अंदर शर्माने के लिए उसके घर वालों ने कहा, क्यों, क्योंकि भाई एशियन कल्चर ऐसा ही है, एशियाई समाज ऐसी होता है। तो अभिकथन यानी कि अजरसन बिल्कुल आपके सामने ठीक कह रहा है। अब इसमें रीजन यानी कि कारण आपके सामने क्या कह रहा है कि जो भावनाएं होती है, जो इमोशंस है, अब देखिए इमोशंस कौन सा देखने को मिल रहा है, इमोशंस देखने को मिल रहा है एंगर, क्रोध का, गुस्से का इमोशन देखने को मिल रहा है। यार बताओ इससे शादी के लिए कैसा रिश्ता घर वाले ढूंढ कर लेकर आ गए।
तो जो यहाँ पर इमोशंस की बात हो रही है, भावनाओं की बात हो रही है, तो इमोशन सीखने से जुड़ी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि मानसिक प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है। प्रभावित नहीं भाई, प्रभावित करती है। देखिए फ्रेंड्स, कोग्निशन एंड इमोशन, तो कोग्निशन एंड इमोशन मैंने क्या बताए थे, दोनों मियां बीवी है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो देखिए लड़की के कोग्निशन ने क्या कहा कि घर वालों ने कहा चुपचाप जाके शर्माने के साथ पानी दे दे और बाद में मना कर देंगे, तो चुपचाप आ जियो, गुस्सा मत करियो कुछ भी यहाँ पर। तो उसके कोग्निशन ने कहा ना कि चुपचाप पानी देकर आ जा, गुस्सा नहीं करना, ठीक है, अपना इमोशन नहीं दिखाना यहाँ पर, चुपचाप अपना पानी देकर आ जा, हंसने वाला इमोशन यहाँ पर दिखाना है, खुश होने वाला इमोशन यहाँ पर दिखाना है, और बाद में घर वाले मना कर देंगे तो कोई बात नहीं, प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अगर उसका कोग्निशन क्या कहेगा, नहीं 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 यहाँ मुस्कुराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो एक काम कर, पानी को जो है ना गुस्सा दिखा दे, इमोशन दिखा दे, फेंक दे इनके ऊपर सारा पानी यहाँ पर। तो देखिए आपका कोग्निशन, आपका दिमाग, आपका संज्ञान, आपकी बौद्धिक क्षमता वो कहती है किस जगह पर किस इमोशन को यूज करना है, ये बताती है ना। तो जो कोग्निशन होता है ना, या जो हमारे इमोशंस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसने कहा वो आप प्रभावित होते हैं, तो भाई रीजन गलत हो गया। जब रीजन गलत हो गया तो सही व्याख्या करता है या नहीं करता उससे मतलब ही नहीं होता। तो अजर्सन सत्य है लेकिन रीजन आपके सामने गलत हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। थर्ड के साथ यहाँ पर आपको जाना है, जो कि बहुत बढ़िया जा रहे हो, और साथ के साथ अपनी 32 भी यहाँ पर निकाल रहे हो, यानी कि दांत आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अपने कोग्निशन के हिसाब से अपने इमोशन का यूज करना है, क्योंकि यही बताता है किस जगह पर किस इमोशन को यूज करना है। और इस कोग्निशन का यूज नहीं करना खाली, इस कोग्निशन के भी मेटा कोग्निशन का यूज करना है, जो गहन चिंतन करवाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जो रीना है वो क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करती है, यानी कि फर्स्ट आने के लिए पढ़ती है, जबकि जो आदित्य है वो किसी सब्जेक्ट को गहराई से समझने और अपने कौशल का विकास करने के लिए पढ़ाई करता है। तो उनके लक्ष्य किस प्रकार के हैं? देखिए भाई 3 प्रकार के लक्ष्य बताए थे, फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच और मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। जब बच्चा फेलियर से डरने के लिए पढ़ता है तो फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच, जब बच्चा क्लास में फर्स्ट आने के लिए पढ़ता है, दूसरों से तुलना करने के लिए पढ़ता है, तो वो होती है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच। तो रीना क्लास में फर्स्ट आना चाहती है तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच या गोल हो जाएगा। और जब कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट को गहराई के साथ पढ़ना चाहता है, उसमें किसी स्किल को, किसी कौशल का डेवलपमेंट गहराई से करना चाहता है, जैसे आदित्य, तो ये हो जाएगा आपके सामने मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच या गोल यहां पर हो जाएगा। तो रीना का लक्ष्य है निष्पादन यानी कि प्रदर्शन उन्मुख है, यानी कि परफॉर्मेंस गोल है, और जो आदित्य है उसका है मास्टरी वाला है। तो आंसर नंबर आपके सामने फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट के साथ आपको जाना है, लगभग 90% लोग फर्स्ट के साथ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन भाई तैयार आपके लिए आज मैं करके लाया हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे यहां पर दीजिए जल्दी से। एक एग्जाम में से मैंने इसको बड़े तरास के यहां पर लिया हुआ है, बड़े छाट के यहां पर लिया हुआ है, ताकि आज मैं छटनी कर सकूं कि कितने लोग गहराई से समझ रहे हैं और कितने लोग तुक्का रटना ट्रिक से यहां पर पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यह क्वेश्चन कहता है कि भाई बच्चों की यह समझने की क्षमता कि संदर्भ के आधार पर शब्दों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं कि भाई उदाहरण के लिए जो वित्तीय संस्थान है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उसके लिए बैंक जिसमें हमारा पैसा जमा होता है, तो जो हमारा वित्तीय संस्थान है हम उसको क्या कहते हैं भाई? बैंक हम लोग उसको कहते हैं। या नदी का किनारा, तो भाई नदी के किनारे को भी बैंक कहते हैं। तो भाई वित्तीय संस्थान को भी बैंक कहते हैं और नदी के किनारे को भी यहां पर बैंक कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का यूज हम लोग अलग अलग करते हैं। हम लोग ये तो नहीं कहते कि भाई नदी के किनारे हम लोग अपने पैसे जमा करने जा रहे हैं ऐसा तो नहीं कहते। हम लोग क्या कहेंगे भाई? बैंक में अपना पैसा जमा करने यहां पर जा रहे हैं। तो इसको क्या अति सामान्यकरण क्या हो गए, यानी कि ओवर जनरलाइजेशन यहां पर कह दोगे, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार आप लोग यहां पर यूज कर देना, यानी कि बार बार उसी चीज का प्रयोग करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा आप लोग अपने पैसों को कहां जमा करते हो, कौन सा वित्तीय संस्थान है? बच्चों किसी ने कहा कि सर हम लोग बैंक में जमा करते हैं। हमने कहा बेटा नदी के किनारे को क्या कहा जाता है? सर बैंक कहा जाता है। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा भी नाम बैंक है। बेटा आपके पापा का नाम क्या है? सर जी पापा का नाम भी बैंक है। आपकी मम्मी का नाम क्या है? सर मम्मी का नाम भी बैंक है। यानी कि जो चीज सामान्यकरण करनी थी, ठीक है, यानी कि एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह यूज करना था, आपने उसका अति सामान्यकरण कर दिया, ज्यादा कर दिया। कुछ भी पूछे बैंक, ठीक है, कुछ भी पूछे बैंक, तो ये अति सामान्यकरण हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा आपके सामने। दूसरा ध्वनियात्मक जागरूकता, यानी कि फोनिम अवेयरनेस। फोनिम क्या होती है? जो आपकी साउंड होती है ना, ध्वनि होती है, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है फोनिम, यानी कि सौनिम जिसको बोला जाता है। यानी कि साउंड के बारे में जागरूकता की बात हो रही है, तो भाई साउंड की तो बात हो नहीं रही यहां पर, ध्वनियों की तो यहां पर बात नहीं हो रही, तो ये भी आपके सामने गलत हो जाएगा। तीसरा है व्यवहारिक जागरूकता, प्रैग्मेटिक्स अवेयरनेस, उपयोगितावाद या व्यवहारिकतावाद। ये कहता है कि जैसी परिस्थिति वैसी भाषा का यूज करना है। अगर मान लीजिए आप लोग अपने घर के अंदर भाषा का यूज करते हो, कैसे करते हो? अरे खाना ले आओ जल्दी से, बहुत भूख लग रही है, मर गया बिना खाने के, ठीक है। अगर आप अपने ऑफिस के अंदर होते हो तो कैसे बात करते हैं?
अरे सर आप भी क्या मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे, छुट्टी हो चुकी है, आइए सर खाइए खाना। वहां आप औपचारिक भाषा का यूज करते हो, घर में अनौपचारिक भाषा का यूज करते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका होता है प्रैग्मेटिक्स, कि जैसी परिस्थिति, जैसा वातावरण, जैसे लोग, उसके हिसाब से वैसी भाषा का यूज करना है। दोस्तों से दोस्ती वाली, घर वालों से घर वाली, ऑफिस में ऑफिस वाली भाषा का यूज करना है, ठीक है। इस वाली बात को आप लोग समझ गए। तो इसको बोला जाता है व्यवहारिकतावाद या उपयोगितावाद या प्रैग्मेटिक्स जिसको बोला जाता है। तो भाई जैसी भाषा वैसा यूज करना है आपको, वैसी परिस्थिति के हिसाब से यूज करना है। अब यहां पर बैंक की बात आ रही है, तो अगर नदी के किनारे की बात आ जाएगी तो वहां पर उस हिसाब से बैंक को यूज करना है। अगर पैसे रखने की बात आ जाएगी तो फिर उस हिसाब से बैंक को यूज करना है। तो दोस्तों आंसर इसमें आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर गलत हो गया ना इनका, फोर्थ के साथ जा रहे हैं ना, उड़ गए ना तोते। आपने कहा वाक्य विन्यास संबंधी समझ हो जाएगा, सिंटेक्स वाली समझ हो जाएगी। देखो वाक्य विन्यास यानी कि सिंटेक्स, यानी कि जब किसी वाक्य की संरचना आप करते हो कि भाई पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, फिर वर्ब क्या आ रही है, तो एक पूरे स्ट्रक्चर को देखते हो ना, एक वाक्य की संरचना को देखते हो। मालिक यहां पर कौन सी वाक्य की संरचना आ रही है कि भाई जैसा संदर्भ, जैसे लोग, जैसी परिस्थिति, वैसी भाषा का यूज करना है आपको। तो यहां पर व्यवहारिक जागरूकता की बात आ रही है, थर्ड आंसर सही हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। हो गया भाई, यहां पर हो गया काम इनका, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ सर जी मेरा सही था, जूली तिवारी सर मेरा सही था, गौतम वर्मा, अंजलि कुमारी मेरा भी सही था, कंचन यादव मेरा सही था। तो गलत किसका हुआ फिर ये इतने लोगों का गलत कैसे हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। सोनू देखिए ये भी इनसे गलत हो जाएगा, इन लोगों ने खूब वाइगोस्की पढ़ लिया, खूब डिटेल में पढ़ लिया, हाँ, लेकिन जिसने हमसे पढ़ा होगा वो गलत नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जिसने ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ा होगा वो गलत दे देगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या कहता है। ये कहता है भाई क्लास में जो शिक्षक होता है वो बच्चों को छोटे समूह में यानी कि छोटे ग्रुप में कार्य करने का अवसर देता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो दो विद्यार्थी किसी प्रश्न पर अलग अलग विचार रखते, मान लीजिए इस क्वेश्चन के दो बच्चों ने अलग अलग विचार रख दिए, यार मेरे हिसाब से ये ठीक होगा, दूसरा कह रहा है नहीं ये ठीक होगा, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। फिर अपने विचार को साझा करते हैं कि भाई ये सही क्यों है या तेरे वाला गलत क्यों है, और फिर चर्चा भी करते हैं और अंततः एक समान समझ विकसित कर लेते हैं कि हाँ भाई देखिए दोनों की हमारी बातचीत से हमें ये पता चल गया कि भाई फलाना आंसर ठीक होगा। तो वाइगोस्की के अनुसार इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या इसको निकटतम विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यहां पर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कहा जाता है क्या इसको अंतर विषय यानी कि इंटर सब्जेक्टिविटी कहा जाता है, क्या इसको सामाजिक निर्माण यहां पर कहा जाता है, सोशल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, या इसको सह खोज आधारित सीखना कहा जाता है यानी कि को डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जाओगे। आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हो, और इतने ठीक जा रहे हो कि आपको आगे कहीं भी पानी दिखे तो डूब जाना उसके अंदर। फोर्थ आंसर कैसे दे दिया, सह खोज सीखना आधारित की बात यहां पर क्या होगी, यहाँ पे डिस्कवरी कौन सी हो रही है, कौन सी खोजबीन हो रही है। भाई दो बच्चे हैं, एक क्वेश्चन में कह रहा है भाई मेरे हिसाब से ये आंसर है, दूसरा कह रहा है ये, वो कहेगा भाई ऐसा क्यों माना तूने, कि भाई ऐसी ये बात है वो बात है, वाइगोस्की ने कहा था। तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में दोनों की सहमति बनती है कि हाँ भाई ये आंसर ठीक होगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें खोज कौन सी हो गई, कौन सी खोज कर दी यहां पर, कौन सी डिस्कवरी कर दी यहां पर। तो चौथे का तो कोई सेंस ही नहीं बनता यहां पर किसी भी प्रकार से। एक बारी को सामाजिक निर्माण कहते तो मैं एक बारी को मान लेता, लेकिन चौथे का तो मतलब ही नहीं बनना, खाली जीभ लगाने से काम नहीं चलेगा। सोनू इनको इमोजी भेज गुस्से उससे वाले, कुछ बोल यहाँ पर इनको। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है इंटर सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है। देखो यहाँ पर बात आ गई ना, इंटर यहाँ पर आ गई। जो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया कि समाज से इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है, तो जहां पर भी इंटर आ जाएगा, इंटरेक्शन आ जाएगा वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, यानी कि समाज से इंटरेक्शन कर रहा है। तो दो बच्चे आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं कि भाई ये सवाल ठीक होगा, वो कह रहा है नहीं मेरा ठीक होगा, तो दोनों चर्चा कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इंटरेक्शन करके फिर एक समाधान पर पहुंच रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस टर्म को वाइगोस्की ने इंटर सब्जेक्टिविटी के नाम से बताया कि भाई अगर दो लोग अलग अलग, उनके बीच में अलग अलग आंसर होते हैं, अलग उनके बीच में सहमति नहीं होती, और बाद में इंटरेक्शन करके आपस में चर्चाएं करके आपस में सहयोग करके एक समाधान पर पहुंचते हैं, तो उसको इंटर सब्जेक्टिविटी यानी कि अंतर विषयकता कहा जाता है। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, और आप लोग सेकंड के साथ बिल्कुल नहीं गए थे, और फ्रेंड्स आप सेकंड के साथ नहीं जाओगे क्योंकि सोनू ने अब आप लोगों की बेइज्जती कर दी है, आप लोगों का मोह मोह यहां पर हो गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ सर मेरा सही हुआ नीतीश मिश्रा, सर मेरा सही है सोनी रानी, और किसका है, ठीक है सर जब हमने पेड बैच में पढ़ा था, ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों ने ठीक बता दिया होगा, ठीक है। चलो भाई
एलिफेंट का भी ठीक है, एलिफेंट ये भी नाम है, तुम्हारे घर वालों ने नाम रखा है एलिफेंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई बहुत से जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने लोकप्रिय कार्टून जो शो होता है, जो शिनचैन होता है, इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी। देखिए दोस्तों, एक मन की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, तो मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। पता है मुझे जो है कई सालों से इंट्यूशन आ रही है, मैं जो है सीटेट बहुत बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, और मैं बहुत जो है एग्जांपल देता हूं, अलग-अलग प्रकार के एग्जांपल देता हूं हमेशा पढ़ाने के दौरान। मेरे एग्जांपल आप लोग देखोगे, बहुत एग्जांपल मेरी क्लास में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो मैंने आज तक एग्जांपल दिए ना, उसमें से वही बहुत सारे एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछे गए। अब इसको या तो आप इत्तेफाक कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि उस वीडियो के अंदर मान लीजिए एआई की फॉर्म में कोई इसको देखकर एग्जांपल यहां पर खुद अपने पेपर के अंदर सेट करना चाह रहा है, वो भी कह लीजिए। तो दोस्तों मेरे लिए गर्व की बात हो जाएगी अगर सीबीएसई में से पेपर बनाने वाले अगर इस प्रकार के एग्जांपल को अपने पेपर के लिए पूछ रहा है। भाई पेपर सेट करने वाले जो आपके है ना, लगभग 1.5 उम्र के आदमी होते हैं, कोई यंग तो होता नहीं है, ज्यादातर सब 85 एज के होते हैं। तो शिनचैन जैसा प्रोग्राम कौन देख सकता है। तो कई साल पहले मैं इसका एग्जांपल देता था, तो उस टाइम पर ये एग्जाम में पूछा गया था। शिनचैन प्रोग्राम आपने देखा है, शिनचैन प्रोग्राम आता था, शिनचैन लोहारा करके प्रोग्राम आता था, ठीक है। आलू जैसी उस बच्चे की, छोटा सा बच्चा था, उसकी खोपड़ी थी, तो बहुत शैतान बच्चा था। तो अपनी माँ को पता है बहुत बहुत सुनाता था, चुड़ैल, ठीक है, खराब बाल वाली यहाँ पर, ठीक है, भूतनी, इस प्रकार से अपनी मदर को गुस्से में बोलता था। तो दोस्तों इस कार्टून शो पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, भारत सरकार ने लगा दिया। क्यों। अब छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का फेवरेट वाला कार्टून शिनचैन वाला कार्टून फेवरेट है, तो जब छोटा बच्चा शिनचैन वाले कार्टून को देख रहा है तो उससे सीख रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा अनुकरण करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है। जो शिनचैन अपनी माँ को बोलता था वैसे ही उसको देखने वाला बच्चा भी अपनी माँ को बोल रहा है, ए चुड़ैल जल्दी खाना लेकर आ जा। अब सबकी मम्मी चिढ़ जाएगी, अरे मुझे चुड़ैल बोल दी, ठीक है, कहां से सीखा है तूने चुड़ैल, आज तेरे पापा को बताऊंगी, कभी उसने तो नहीं बोल दिया चुड़ैल, ठीक है। तो भाई बच्चा वहां से सीख रहा है, तो इसलिए भारत सरकार ने प्रतिबंध भी इसके ऊपर लगा दिया, शिनचैन के ऊपर। क्यों। क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगते थे, इमिटेशन कॉपी करने लगते थे। तो यह बच्चों के समाजीकरण पर, बच्चों के सोशलाइजेशन पर किस प्रभाव को दर्शाता है। तो भाई बच्चों का सोशलाइजेशन जो होता है, समाजीकरण होता है, सबसे पहले परिवार के माध्यम से होता है, परिवार के बाद मीडिया से भी होता है, दोस्त यारों से भी होता है, पास पड़ोस से भी होता है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से होता है जो मीडिया में आते हैं। तो फ्रेंड्स सोशलाइजेशन बच्चे का मीडिया से हो रहा है, बच्चा यूट्यूब में, टीवी में देखकर शिनचैन जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा व्यवहार बच्चा यहाँ पर सीख रहा है। इसलिए दोस्तों आज की डेट के अंदर बच्चे के समाजीकरण की सबसे खतरनाक एजेंसी जो बनी हुई है ना, वो यहाँ पर सोशल मीडिया बनी हुई है। तो आंसर आपके सामने, पहला आंसर सही हो जाएगा। तो पहले के साथ यहाँ पर आपको जाना है। और सोनू थोड़ा सा मुझे पानी दे दे, गला ना बैठ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। और दोस्तों अगर इस प्रकार के एग्जांपल हमारे लिए जा रहे हैं तो भाई वाकई में मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात यहाँ पर होगी। और अगर मान लीजिए मैं इसमें गलत हुआ तो तब भी कोई बात नहीं भाई, ठीक है, मैं नए एग्जांपल के माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभिकथन यानी कि जर्सन का दिया हुआ है कि जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, उसमें सांस्कृतिक विविधता यानी कि सांस्कृतिक तौर पर बच्चे अलग अलग प्रकार के, उनको शामिल करने से वंचित समुदाय के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आपके करिकुलम जो है, जैसा मान लीजिए आपके लिए करिकुलम बना हुआ है, सिलेबस बना हुआ है, मान लीजिए सीटेट का सिलेबस है, तो उसमें पता है कितनी भाषाओं का जिक्र है, आपकी बहुत सारी भाषाओं का जिक्र है। तो संस्कृति से जुड़ी होती है मान लीजिए आपकी भाषा, तो भाषा में विविधता है, तो सांस्कृतिक विविधता है। तो सांस्कृतिक विविधता को यानी कि इतनी सारी भाषाओं को आपके सीटेट के एग्जाम में शामिल कर लिया, जिससे वंचित समुदाय के विद्यार्थी की भी शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार होगा। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए उसकी एक लैंग्वेज ले ली, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैथिली ले ली, तो मैथिली का यूज ज्यादा नहीं होता, बिहार में होता है, थोड़ा बहुत आसपास के राज्यों में होता है। अब उसकी भाषा को दर्जा मिल गया, सीटेट के एग्जाम के अंदर दर्जा मिल गया, तो भाई उसकी एकेडमिक सक्सेस में सुधार होगा ना। वो अपनी मातृभाषा लेगा जिसमें वो यहाँ पर परफेक्ट है, वरना उसको कोई दूसरी भाषा लेनी पड़ती। तो भाई अजर्सन आपका बिल्कुल ठीक हो गया। तो टीटीबी के हिसाब से ये आपका बिल्कुल ट्रू हो गया। दूसरा रीजन यानी कि कारण ये दिया है कि भाई शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता, जिस प्रकार की विविधता डाइवर्सिटी यहाँ पर होती है, चाहे समाज में हो, संस्कृति में हो, चाहे भाषा में हो, उसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताओं और मूल्यों को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करना होता है, जी नहीं, लचीला करना होता है। हमारे देश के अंदर धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विविधताएं देखने को मिलती है। तो भाई इसकी वजह से इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि जो पहले हमारे समाज संस्कृति में चीजें चलती आ रही है सेम एज इट इज चले, नहीं, कि भाई दूसरे समाज संस्कृति में क्या हो रहा है,